अस्सलाम वालेकुम डेयर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। डेयर व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बता चलूं कि किसी भी किस्म की कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होती। अगर वो बीमारी लाइलाज होती है तो हमारी नॉन सिंसियरनेस की वजह से होती है, गैर मुस्तकिल मिजाजी की वजह से होती है, या जो हमें अवेयरनेस नहीं होती अबाउट, या लैक ऑफ अवेयरनेस समझ लें कि हमें उस बीमारी का हमें पता नहीं होता या अवेयर नहीं होते हम उस बीमारी से रिलेटेड, तो वो बीमारी लाइलाज होती है। अदरवाइज कोई बीमारी लाइलाज नहीं होती। वो लाइलाज होती है हमारी सेल्फ मेडिकेशंस की वजह से। वो लाइलाज होती है डेयर व्यूअर्स प्रॉपर डायग्नोज ना होने की वजह से। डेयर व्यूअर्स, जैसा कि मैं बता चुका हुआ हूं कि आई हैव अ डिफरेंट वे ऑफ ट्रीटमेंट एज कंपेयर टू अदर डॉक्टर्स। दैट इज आई हैव टू कैच द रूट ऑफ डिजीज, कि मैं बीमारी की जड़ की तरफ जाता हूं। जब बीमारी की जड़ पकड़ी जाए, आपके पास बेहतरीन ऑप्शन होती है कि आप उस पेशेंट की किसी भी किस्म की बीमारी को चैलेंज के तौर पे आप उस केस को लेंगे और उस इंशाल्लाह ताला वो के पेशेंट ठीक होगा, रिकवर होगा। डिपेंड ऑन यू के लिए आप वो बीमारी को डायग्नोज कैसे करते हैं, उसकी रूट की तरफ कैसे जाते हैं, और पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना कोऑपरेटिव है और उसको परहेज के लिए बताया गया है तो वो किस लेवल पे जाके परहेज करता है। तो डेयर व्यूअर्स, आज का मेरा व्लॉग भी एक केस स्टडी से रिलेटेड है। मैं आपसे केस डिस्कस करूंगा। वो भी इसी किस्म का एक फीमेल पेशेंट है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर हो चुकी हुई है और उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। तो आइए हम इनका केस डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे डेयर व्यूअर्स, हमारे पास रूटीन बेसिस पे जो ओपीडीज होती हैं उसमें काफी पेशेंट्स होते हैं जिनके कि हम हिस्ट्री जो है अपने पास जो रख लेते हैं। और पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है, ये डीआई के डेरा इस्माइल खान के पीके से बिलोंग करती हैं। इनकी एज है 27 ईयर्स, 27 साल उम्र है इनकी। डेयर व्यूअर्स, ये मेरे पास आई थी 20 सितंबर को आई थी, ये इसी ईयर 20 सितंबर को आई थी। और इनका जो ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, और इनका जो बेसिक मतलब अगर हम बीएमआई को क्रॉस, क्योंकि बॉडी मास इंडेक्स हमारे लिए मोस्ट वैल्यूएबल चीज होती है। बीएमआई के अकॉर्डिंगली हम उसका स्केच बनाते हैं कि आया बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंगली उसमें क्या अपता है, क्या डाउन है, आया उसकी बोन डेंसिटी या उसकी हाइट या उसका वेट वहां पे इंक्रीज है या डिक्रीज है। और इनकी जो बीएसआर थी वो 1110 mg/dl थी। इनका वेट 67 kg था और ब्लड प्रेशर था वो 128/86। पल्स इनकी जो है वो 110 मतलब 110 थी। और इनका जो टेम्परेचर था दैट वाज 97.7। डेयर व्यूअर्स, आपको ये बताता चलूं कि जो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होती है, जैसे कि हमने मैथमेटिक्स में भी स्टडी किया हुआ है, हम पढ़ चुके हुए हैं और हम अच्छी तरह से जानते हैं और हमें पता भी, हमें इल्म में भी होना चाहिए कि जो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है, अगर 0.3 होगी, 0.2 होगी या 0.4 होगी तो वो 0.5 ही कंसिडर होगी। अगर 0.5 होगी तो वो भी 0.5 ही कंसिडर होगी, जबकि 0.6 होगी या 0.7 होगी या 0.8 होगी तो वो नेक्स्ट डिजिट को इंडिकेट करेगा। मतलब उसकी जो वैल्यू, फॉर एग्जांपल 97, इसका टेम्परेचर इस पेशेंट का 97.7 है तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा 98। तो डेयर व्यूअर्स, यहां पर ये पता चलूं कि ये लूपस एक डिजीज है, उसको इंडिकेट कर रही थी या उससे की कॉम्प्लिकेशंस थी। प्रीवियस इसकी डायग्नोजिंग जो हो चुकी थी वो थी बाय द नेम ऑफ लूपस। डेयर व्यूअर्स, ये बता चलूं कि लूपस एक ऑटोइम्यून डिजीज है। इसमें जॉइंट में पेन भी होती है, स्वेलिंग भी होती है, डिफरेंट हमारी बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज है। डेयर व्यूअर्स, लूपस एक ऑटोइम्यून डिजीज है। इसमें हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, हमारी जो साइनोवियम जो होती है, जो हमारे कार्टिलेज जो जॉइंट्स हैं, उसका जो साइनोवियम जो उसका एक फ्लूइड होता है उस पे जाके टेम्परिंग करता है, उसको डैमेज करता है। इन दैट शेप वहां पे हमारी बॉडी में रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग होती है, पेन होती है। ये सेम लाइक आर्थराइटिस, रूमेटिज्म, आर्थराइटिस या गाउट टाइप की होती है।
कुछ मोस्टली डिजीज या गोल्ड समझ लें कि वहां पर यूरिक एसिड की वजह से पेन होती है। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हमारे जॉइंट्स में जमा हो जाते हैं, खा वो हमारे रिस्ट में हो, बेशक हमारे जो फिंगर्स में हो, बेशक हमारे पाँव में हो, और मतलब एंकल जॉइंट में हो, या हमारी जो पाँव की बाकी या टो वगैरह में हो। मोस्टली जो ब्लॉकिंग जो होती है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की पाँव में होती है, हमारे अपर एक्सट्रीमिटी में बोन्स वगैरह हार्ट वगैरह में हो जाती है। और ज्यादातर जो केसेस जो हमें देखने को मिलते हैं वो हाथ की और पाँव में यूरिक एसिड की वजह से होती है, पेन्स वगैरह होती हैं। फिर इसकी अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो और केसेस उनकी जो सामने डायग्नोसिंग वगैरह आती है, क्योंकि हमारा वे ऑफ ट्रीटमेंट एज पर क्या द रूट ऑफ डिजीज होता है, बीमारी की जड़ की तरफ जाते हैं। तो डे व्यूअर्स वहां पे हमें काफी कुछ हमें सामने आता है। व्यूअर्स मैं आपको ये बता चलूं कि ये लूपस जो एक बीमारी है या एक डिजीज है, ये ऑटोइम्यून डिजीज होती है। ये ऑटोइम्यून डिजीज ऐसी बीमारी जिसमें कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम डायरेक्टली आपकी बॉडी को या आपके टिश्यूज को या आपकी कार्टिलेज को, जॉइंट्स को टेम्परिंग करता है, डैमेज करता है। दैट इज नाउन बाय द नेम ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज। आपका जो डिफेंसिव सिस्टम है, जैसा कि आजकल हम देखने को भी मिल रहा है, ये एटमॉस्फेयर में भी आपको मिलेगा, जो आपकी रूटीन लाइफ में भी डे व्यूअर्स आपको देखने में आएगा, आपको हर डिफरेंट जगह पर डिफरेंट प्लेसेस में सुनने में भी आएगा कि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम, दैट सिस्टम विच इज लाइक नोन बाय द नेम ऑफ डिफेंसिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, वो हमारे बॉडी में जाके हमारी टिश्यूज को, हमारी बॉडीज को में डिफरेंट प्लेसेस में जाके कार्टिलेज बोन्स को, कार्टिलेज टिश्यूज को या कार्टिलेज नर्व्स को जाके डैमेज करता है। वो दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज। तो डे व्यूअर्स यहाँ पर ये बता चलूं आपको कि ये जो पेशेंट आई थी, इसमें बटरफ्लाई शेप के, जो बटरफ्लाई शेप के मीन्स के इक्वल बटरफ्लाई जो उसके विंग्स हैं उस शेप के उसके यहाँ पे रैशेस थे, यानी कि इसके अलावा उसकी मेन चीज डे व्यूअर्स जो लूपस का पेशेंट जो हमें डायग्नोस करता है, उसके फेस पे बटरफ्लाई शेप के रैशेस होते हैं और एक अजीब सी रेडनेस होती है। जैसा कि डे व्यूअर्स हमने जो नॉर्दर्न एरियाज के पेशेंट, जो हिल स्टेशन हैं, बर्फीले इलाके जो होते हैं या ज्यादा कम टेम्परेचर वाले इलाके, वहां के पेशेंट्स या वहां के लोगों में भी ये पाया जाता है कि उनके यहाँ पे चेक्स पे रेडनेस होती है, और बट ये रेडनेस बटरफ्लाई शेप में होती है। लूपस की जो रेडनेस है जो पेशेंट की, या रेडनेस या रैशेस होते हैं, वो लाइक इन शेप ऑफ बटरफ्लाई विंग्स की शेप में होती है। जो मेन चीज है डे व्यूअर्स, इस पेशेंट को ज्वाइंट पेन भी था, इस पेशेंट को बर्निंग मिक्चुरेशन थी, छोटा पेशाब था वो जल के आता था। इसके अलावा एनोरेक्सिया, भूख का ना लगना या भूख का कम लगना, उसको एनोरेक्सिया कहते हैं, एनोरेक्सिया भी था। इसके अलावा एडेप्सिया भी था, प्यास भी कम लगती थी। डे व्यूअर्स इसके अलावा अनडाइजेस्टिव फूड की डायसेंट्री रहती थी, मतलब इसको डायसेंट्री थी बट अनडाइजेस्टिव फूड थी। डे व्यूअर्स अदर थिंग्स के इसके जो पीरियड्स थे वो भी रैंडम थे। मेन चीज डे व्यूअर्स यहाँ पे देखने में आई वो थी मेन चीज के उसका एनोरेक्सिया, एडेप्सिया और बर्निंग मिक्चुरेशन, पेशाब जलकर आना, और इसके पीरियड्स भी रैंडम थे। बच्ची डे व्यूअर्स क्योंकि मेरा वे ऑफ ट्रीटमेंट ही यही है कि ऑन द बेस ऑफ टू क्या द रूट ऑफ डिजीज, जबकि इसकी जो पहले डायग्नोजिंग हो चुकी थी लूपस थी। डे व्यूअर्स कोई भी जो बीमारी होती है, ये याद रखिएगा डे व्यूअर्स कि कोई भी जो बीमारी होती है उसके बिहाइंड रूट होती है। रूट जो है ना हमने कैच करनी होती है, उसके पीछे रीजन होती है। डे व्यूअर्स जो रीजन होती है वही मेन चीज होती है उसी बीमारी से रिलेटेड। अगर इस पेशेंट को यानी कि इस बच्ची को अगर लूपस डायग्नोज हुआ है तो उसके बिहाइंड रीजन क्या है, तो मैं रीजन के पीछे डे व्यूअर्स गया तो उसको पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जब मैंने एडवाइस की तो उसकी पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में उसके सीबीसीज इंक्रीज थे, उसके व्हाइट सेल्स लेवल इंक्रीज था। इसके अलावा इसका एचपी जो था वो 11 था, आरबीसी भी इसके डाउन थे, और इसके अलावा इसमें डे व्यूअर्स एरिथ्रोसाइट रेटिंग ईएसआर टेस्ट होता है जो कि हमारे इंटरनल सिस्टम में या हमारे जो बॉडी में इंफेक्शन को मतलब इंडिकेट करता है। तो डे व्यूअर्स दैट वाज 32 mm पर फर्स्ट आवर, मींस उसकी एक वैल्यू है mm पर फर्स्ट आवर। तो इसका
जो ESR था, क्योंकि 0 to 10 mm पर फर्स्ट आवर नॉर्मल होती है रेंज, इसका बच्ची का ESR वाज 32 mm पर फर्स्ट आवर। इसका यूरिक एसिड भी इंक्रीज था डेयर व्यूअर्स। RFTs में जब इसको जो एडवाइस साथ हुए तो इसमें यूरिक एसिड भी इसका इंक्रीज था डेयर व्यूअर्स। इसका यूरिया भी, ब्लड यूरिया भी इसका इंक्रीज था और इसका क्रिएटिनाइन भी इंक्रीज था। इसके अलावा डेयर व्यूअर्स इसको जब ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट भी एडवाइस किया, क्योंकि इसका टेम्परेचर, इस बच्ची का टेम्परेचर वाज 97.7 मींस 98 था। ठीक है, तो डेयर व्यूअर्स जब इस पेशेंट को हमने ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट एडवाइस किया तो वहां पे टाइफाइड यानी साल्मोनेला टाइफाइड पॉजिटिव आया। इसका RA फैक्टर भी पॉजिटिव था डेयर व्यूअर्स। इसको एक बॉयल निकला हुआ था इसकी जो पंडली पे, एक क्योंकि बच्ची जाती थी तो सॉक्स वगैरह अक्सर पहनी, तो वहां पर एक बॉयल भी था जिसमें से पस फॉर्मेशन हो रही थी। तो वो पस जो है ना उसको हमने पस कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए मैंने एडवाइस किया। PCS भी इसका एडवाइस किया डेयर व्यूअर्स। तो PCS में भी हैवी ग्रोथ ऑफ स्टेफ आई डेयर व्यूअर्स। ये मोस्ट वैल्यूएबल चीज है और बहुत मेन पॉइंट है कि एक तो इसका ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट भी पॉजिटिव आया। मेन चीज डेयर व्यूअर्स इसकी जो पस कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट है, क्योंकि इसके बॉयल था तो बॉयल जो उसमें पस फॉर्मेशन थी जो कि इसकी पंडली पे थी, तो वो भी पॉजिटिव आया। तो डेयर व्यूअर्स इसका जो यूरिन आ रही था, क्योंकि इसको बर्निंग मैच्योरेशन थी और 8 आ रही में मतलब UTI डिटेक्ट हुई। UTI डिटेक्ट हुई तो उसमें इसकी pH इंक्रीज थी और पस सेल्स पॉजिटिव थे, इसमें RBCs पॉजिटिव थे, इसके अलावा इसमें ब्लड सेल्स भी पॉजिटिव थे। तो डेयर व्यूअर्स इसके अलावा इसकी H पाइलोरी भी पॉजिटिव आई, हेलिकोबैक्टर टेस्ट भी पॉजिटिव आया। डेयर व्यूअर्स यहां पर ये बच्ची ऑटोइम्यून डिजीज को इंडिकेट कर रही थी। इसकी सिम्टम्स, ये जो ऑटोइम्यून डिजीज जिसकी या लूपस जिस वजह से डेयर व्यूअर्स हुई, उसके बिहाइंड टाइफाइड पाया गया और टाइफाइड की वजह से इसके टिश्यूज में स्टेफ की हैवी ग्रोथ पाई गई, क्योंकि टाइफाइड इसका पुराना था, जिसकी वजह से स्टेफ ग्रो होकर वो इतना ज्यादा हो गया कि इसमें ऑटोइम्यून डिजीज क्योंकि इसमें थी, डेफिनेटली थी, क्योंकि टाइफाइड पॉजिटिव आया इसका और साल्मोनेला टाइफाइड पॉजिटिव आया और इसके साथ ही इसमें पस कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट में स्टेफ पाया गया। ये पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन बताने का मेन मकसद ये है कि वी हैव टू कैच द रूट ऑफ डिजीज। अगर ये पेशेंट डिलीवर्स लूपस को फेस कर रही है, लूपस डायग्नोज हुआ है, तो इसके बिहाइंड रीजन क्या है। जब हम रीजन के पीछे गए हैं या रूट के पीछे गए हैं तो वहां पे हमें टाइफाइड मिला है और स्टेफ की हैवी ग्रोथ मिली है ड्यू टू टाइफाइड फीवर। टाइफाइड इसका क्रोनिक था जो कि बिगड़ चुका हुआ था डेयर व्यूअर्स। तो वहां पे जब हमने इसको ट्रीट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह डेयर व्यूअर्स इसका लूपस भी कंट्रोल हो गया, इसके जॉइंट पेन भी कंट्रोल हो गई और मेन चीज डेयर व्यूअर्स इसके स्टेफ की ग्रोथ भी कम हुई, इसका UTI भी रिलीफ हुआ, इस पाइलोरी में भी रिलीफ आया। इसके अलावा इसकी क्योंकि 3 मंथ के बाद दोबारा मैंने टेस्ट एडवाइस किए तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे बहुत अच्छी रिकवरी आई। डेयर व्यूअर्स ये बताना चलूं कि मुस्तकिल मिजाजी जरूरी होती है, पेशेंट का टाइम चाहिए होता है, पेशेंट की टॉप प्रायोरिटी बेसिस पे उसकी बीमारी को डायग्नोज करना ही हमारा फर्ज होता है और हमारा मकसद होता है। हमने कोशिश करते हैं डेयर व्यूअर्स कि इसको टॉप प्रायोरिटी बेसिस पे डायग्नोज करें कि किसी भी बीमारी के पीछे जो जड़ होती है, जो रूट होती है, उसको कैच करें, उसको ट्रीट करें, इंशाल्लाह ताला वो ठीक होगी। डेयर व्यूअर्स इस बच्ची का जो टेस्ट जो भी मैंने एडवाइस किए उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये डायग्नोज हुआ। उसके बाद इसका टाइफाइड फीवर भी रिकवर हो गया, इसका UTI स्टेबिलिटी हुई, इसके अलावा जो इसमें जो हाइपर सेंसिटिवनेस थी वो रिकवर हुई। इसके अलावा इसने जो एनोरेक्सिया था या एडेक्सिया था वो भी रिकवर हुआ, इसने खाना भी प्रॉपर खाना शुरू किया। लेकिन डेयर व्यूअर्स याद रखिएगा ऐसे पेशेंट के लिए लाल मिर्चें, तली हुई चीजें बंद होती हैं, मना होती हैं, क्योंकि हाइपर सेंसिटिवनेस होती है। इस बच्ची का
इन एनोरेक्सिया की मेन वजह डियर व्यूअर्स या बर्निंग मैच्योरेशन की वजह यह थी कि इसका H पाइलोरी भी पॉजिटिव आया और इसका ESR वाज 32 mm पर फर्स्ट आवर। तो जब एरिथ्रोसाइट रेटिंग बढ़ी हुई थी तो वो कोई चीज निगलने से पेन होती थी उसे, और कोई भी चीज खाने से तंगी होती थी क्योंकि उसको अनडाइजेस्टिव फूड की डायसेंट्री भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये पेशेंट अब रिकवर हो चुकी है, इसका कोर्स चल रहा है क्योंकि इसको 3 मंथ अभी हुए हैं व्यूअर्स, अब भी इंशाल्लाह ताला 3 मंथ्स की और मेडिसिन लेगी तो ये पेशेंट वो बिल्कुल रिकवर हो जाएगी। इसमें वेजिटेबल्स को प्रेफरेंस देनी है, रिच फाइबर फूड को, रिच फाइबर वेजिटेबल्स को, और जूसेस जो लिक्विड जो फ्रेश जूसेस होते हैं उसको प्रेफरेंस देनी होती है, और कोशिश ये करनी होती है जो भी जूसेस फ्रूट या प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं वो नेचुरल हो और उनकी जो छिलके हैं वो हम रिमूव नहीं करें। सेब है तो उसका छिलका रिमूव नहीं करना, चिकंदर है बीट रूट तो उसका हमने छिलका रिमूव नहीं करना, कद्दू अगर यूज करते हैं उसका छिलका भी हमने रिमूव नहीं करना, उनको एज इट इज उनको हमने जूस निकालना है, जूस निकाल के पीना है। साथ हमारी मेडिसिन होती हैं, जर्मन की मेडिसिन होती हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बहुत आउट क्लास रिजल्ट होता है क्योंकि मेरा जो प्रैक्टिस है अल्हम्दुलिल्लाह उसी पे है, मोर देन 20 ईयर्स से एक्सपीरियंस है मेरा। तो डेयर व्यूअर्स वहां पे जब मैं प्रैक्टिस के अपने जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली जब रूट की तरफ अपने जो बेसिक रूल जो मेरा एक वे ऑफ ट्रीटमेंट है ऑन द बेस ऑफ क्या है द रूट ऑफ डिजीज, उसके अकॉर्डिंगली जाकर जब पेशेंट को ट्रीट करता हूँ या डायग्नोज करता हूँ और उसके बाद मेरा फर्स्ट यही होता है पेशेंट से कि काइंडली परहेज सख्त है, मेरा परहेज का ख्याल रखना है, बद परहेजी नहीं करनी, मुस्तकिल मिजाजी से ही इंशाअल्लाह ताला ये बीमारी ठीक होगी। तो डियर व्यूअर्स आपसे ये शेयर करने का मतलब ये है कि ये मेजॉरिटी फीमेल पेशेंट में है, पेशेंट में भी ये बीमारी आती है लेकिन मेजॉरिटी फीमेल पेशेंट में डिजीज, हमें हार्ट में पेन भी होती है, इसकी वजह से हम प्रॉपर सांस भी नहीं ले सकते क्योंकि जहां पे कार्टिलेज नर्व्स, कार्टिलेज टिश्यूज या हमारी कार्टिलेज बोन्स होंगी वहां पे हमारे WBCs होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम होता है, ये जाके उस जगह को टेम्पर करेगा, उस जगह को डैमेज करेगा। खा वो हमारे हार्ट में भी डियर व्यूअर्स जो कार्टिलेज नर्व्स होते हैं, कार्टिलेज टिश्यूज होते हैं। डियर व्यूअर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारे जो लंग्स है, हमारा लीवर है, हमारे किडनीज है, वहां पे भी ये कार्टिलेज टिश्यूज होते हैं। तो जहां पे बॉडी में कार्टिलेज टिश्यूज होंगे, जब स्टेफ की हैवी ग्रोथ होगी तो वहां पर हमें कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ सकती हैं। कोई भी अगर पेशेंट व्यूअर्स आपके हमारे पास आता है अगर वो हार्ट पेन का भी हो तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि उसको मैदे के इलाज की बीमारी की बताने की बजाय या उसकी तरफ जाए। अगर वो कहे कि आपका मेरा मैदा ठीक है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, मुझे गैस्ट्रोलजिया नहीं है, मुझे पेन नहीं है, मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो आप उसके स्टोमिक की तरफ, वो कह रहे हैं मेरी रूटीन ठीक है, मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं है, मुझे प्रॉपर ठीक है क्योंकि मुझे सेमी सॉलिड जो स्टूल आ रहा है, सेमी सॉलिड जो स्टूल है व्यूअर्स वो हमारे जो गुड जो है ना बॉलिंग जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम के इंडिकेट करता है कि वहां पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गुड है, एक्यूरेट काम कर रहा है। तो डियर व्यूअर्स वहां पर मेन चीज ये होती है कि जब हम उसको बजाय उसके कि हम उसको स्टोमिक की मेडिसिन दें, कोई ऐसे कैप्सूल दें, कुछ ऐसी मेडिसिन दें कि उसको स्टोमिक दें, लेकिन हमें चाहिए कि प्रॉपर डायग्नोसिंग दे जाए। माइट बी पॉसिबल कि वहां पे क्रॉनिक टाइफाइड फीवर पड़ा हो या हैवी ग्रोथ ऑफ स्टेफ हो जिसकी वजह से वो पेशेंट को हार्ट में पेन हो रही है, उस पेशेंट को सफोकेशन हो रही है, उस पेशेंट को बेल्चिंग हो रही है, उस पेशेंट की लेग्स में बॉडीज में पेन हो रही है, उस पेशेंट के हाथ में पेन हो रही है, स्वेलिंग है, जॉइंट्स में स्वेलिंग है, तो आपने टॉप प्रायोरिटी बेसिस पे उसको डायग्नोज करना है। डायग्नोज करने के लिए मेन चीज है कि आप उसका ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट एडवाइस करें। व्यूअर्स ये भी बता चलूं कि ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट को एडवाइस करने के लिए या उसको करवाने के लिए मेन चीज होती है कि आपने हफ्ता 10 दिन तक किसी भी किस्म की कोई पेन किलर, कोई भी एंटीबायोटिक ना ली हो, तब आप उस टेस्ट को एडवाइस करवाएं और या उस टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर होकर जाएं ताकि वो टेस्ट में जब ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट होगा तो वहां पे टॉप प्रायोरिटी बेसिस पे आपका जो भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके ब्लड में है तो वो डायग्नोज हो और उसके रिलेटेड उसको सेंसिटिवनेस एंड रेजिस्टेंस बेसिस पे कि आया वो बैक्टीरिया कौन सी एंटीबायोटिक या मेडिसिन को रेजिस्ट कर रहा है और कौन सी एंटीबायोटिक एंड जो मेडिसिन है उस पर वो सेंसिटिव है,
तो वो मेडिसिन डायग्नोज हो सके या उसकी सेंसिटिविटी टेस्ट में सामने आ सके। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो डियर व्यूअर्स, अगर किसी भी पेशेंट को बॉयल्स होते हैं तो बॉयल्स के लिए भी कम से कम अगर आपके ठीक नहीं हो रहे तो बॉयल्स के लिए आप काइंडली पीसीएस लाजमी करवाएं, पस्ट कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवाएं। इसके लिए भी यही रिक्वायरमेंट है कि आपने हफ्ता 10 दिन तक कोई भी एंटीबायोटिक ना ली हो, कोई भी पेन किलर ना ली हो, किसी भी किस्म की सेल्फ मेडिकेशन ना की हो, देन आप उसके पस्ट के स्पेसिमेन को दें और वहां पे इंशाल्लाह ताला 7 से 9 दिन के अंदर ये रिपोर्ट जनरेट होकर आप तक आ जाएगी। तो 7 से 9 दिन लग जाते हैं इसकी रिपोर्ट में जनरेट होकर आने में, तब तक आपके वो डायग्नोज होकर आ जाती है। तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है टू कैच द रूट ऑफ डिजीज कि जी अगर लूपस है इस पेशेंट को, अगर जॉइंट पेन है, अगर रूमेटिज्म है, अगर आर्थराइटिस है, अगर स्वेलिंग है बॉडी में, और तो उसकी वजह ये चीज है लाइक साल्मोनेला टाइफाइड है। साल्मोनेला टाइफाइड क्रॉनिक की वजह से हैवी ग्रोथ ऑफ स्टेफ है। तो जो चीज देयर व्यूअर्स, जो भी बीमारी सामने आई है, अगर लूपस आई है तो उसके बिहाइंड टाइफाइड है, टाइफाइड के बिहाइंड क्रॉनिक है तो स्टेफ है। तो स्टेफ और टाइफाइड को हम ट्रीट करेंगे तो स्टेफ खुद ही खत्म होगी, टाइफाइड को ट्रीट करेंगे तो स्टेफ खुद ही खत्म होगी और इंशाल्लाह ताला वो पेशेंट रिकवर होगा। यहाँ पे हमने फास्ट फूड, बारबेक्यू, स्पाइसी चीजों को परहेज करना है क्योंकि साल्मोनेला टाइफाइड इन शेप ऑफ हैंगर हमारी जो इंटेस्टाइन में हैंग हुआ होता है, हमारी डाइट, हमारी खुराक, हमारी यानी कि मतलब कि वो पेशेंट या वो बंदा उसको अगर सामने हमारे आता है डियर व्यूअर्स तो उसकी बीएमआई के अकॉर्डिंगली वो अगर फिजिकली स्ट्रक्चर में हैवी लग रहा है या ओवरवेट लग रहा है तो बट हमने जब वेट किया है तो उसमें पता चल जाता है हमें कि वेट ठीक है, हाइट ठीक है, एज ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली अगर उसकी वेट हमें बड़ा लग रहा है मतलब जिस्म में बॉडी पे स्वेलिंग है तो उसमें बिहाइंड स्टेफ है या कोई भी इंफेक्शन है क्योंकि उसका ईएसआर भी इंक्रीज है, उसमें मल्टीपल इंफेक्शंस है। याद रखिए डियर व्यूअर्स, कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होती। मेरा ये केस आपसे डिस्कस करने का मतलब ये था कि ऐसे पेशेंट की टॉप प्रायोरिटी बेसिस पे डायग्नोसिंग हो सके ताकि वो रिकवरी की तरफ जाएं, उनको पेन किलर ना खानी पड़े, सेल्फ मेडिकेशन से निकले, वेजिटेबल्स को प्रेफरेंस दें, स्पाइसी चीजें, बारबेक्यू, फास्ट फूड, ब्रॉयलर चिकन और बीफ से परहेज करें तो इंशाल्लाह ताला रिकवरी होगी। और इसमें मुस्तकिल मिजाजी चाहिए होती है, पेशेंट का टाइम चाहिए होता है और पेशेंट को एक हम इसलिए एक कर देते हैं कि आपने परहेज करना है। अगर परहेज करेंगे तो इंशाल्लाह रिकवरी होगी। अगर हमें ये डायग्नोज हो गया, हम स्पाइसी चीजें खाते रहे, बिरयानी खाते रहे, पुलाव खाते रहे, चार गोश्त खाते रहे, बारबेक्यू खाएं, बर्गर भी खाएं, रोल पराठा वगैरह भी खाएं, जिंगर भी खाएं तो डियर व्यूअर्स वहां पे रिकवरी नहीं होगी। वहां पे वो बीमारी और क्रॉनिक होती जाएगी और सीवियरनेस की तरफ जाएगी और आप में और भी हाइपर सेंसिटिवनेस आएगी। जॉइंट्स होते हैं वहां पे राइट स्पॉट बन जाते हैं, रेड कलर के रैशेज हो जाते हैं हर जगह पे। फिर ये रैशेज ये और भी सीवियरनेस की तरफ जाते हैं, हाइपर सेंसिटिवनेस भी आ जाती है। सो डियर कोई भी ऐसे पेशेंट हो जिनको वो ऐसी बीमारी को फेस कर रहे हो वो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल में की प्रोफाइल में बायो में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, उसमें मुझे अप्रोच कर सकते हैं। याद रखिएगा, जान है तो जहान है, तंदुरुस्ती है तो हम भी ठीक ठाक हैं। लिहाजा इसी के साथ अपने मेजबान डॉक्टर मोहम्मद हसन रफी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह नेगेबान।